Assalamualaikum dear students. Today's topic is factors affecting food related behavior. As you know, in yesterday's lecture we discussed what is meal planning, what are its advantages, what are its factors that affect the meal planning. Hope dear students you understand yesterday's lecture. Now today we discuss what are the factors that affect food related behavior. First factor is biological determinants such as hunger, appetite, taste, economic determinants such as cost, income, availability, physical determinants such as access, education, skills, for example, cooking, time, social determinants, culture, family, peers, meal patterns, psychological determinants such as mood, stress, guilt, attitude, beliefs, and knowledge about food. इट मीन्स जो भी हमारे फूड के रिलेटेड बिहेवियर है वो भी इफेक्ट होता है कुछ फैक्टर्स से. ठीक है, जो हमारे फूड बिहेवियर रहता है फूड के साथ. समटाइम्स देयर आर सम inducing factors which affect this food behavior. So what are these? First is the biological determinant. जैसे आपकी बॉडी कैसे फिजियोलॉजिकली फंक्शन करती है. अगर वो नॉर्मली फंक्शन करती है, आपका ब्रेन नॉर्मली फंक्शन करता है, तो वो आपको सिग्नल देता है कि आपको भूख लगी, आपको खाना खाना है. वो आपको सिग्नल देती है कि आप फुल फील कर रहे हो, नाउ यू आर नॉट टेकिंग एनी फूड. ठीक है. सो अगर आपका बॉडी फिजियोलॉजिकली फंक्शन करता है नॉर्मली, आपको सिग्नल मिलती है राइट टाइम पे कि नहीं आपको भूख लगी है, आपको खाना खाना है. ठीक है, इस टाइम आपने इतना खाया तो वो आपको सिग्नल देती है नाउ यू आर फुल. ठीक है, इट इज टेस्टी. ठीक है. सो अगर कुछ इफेक्ट होगा हमारे बॉडी में, हमारे माइंड ब्रेन में, सो आपके फूड बिहेवियर पे इफेक्ट होता है. इकोनॉमिकली, बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ इनकम, एज पर द इनकम यू परचेज द फूड, योर फूड बिहेवियर इज डिफरेंट. ठीक है, अगर मैं दो इंडिविजुअल्स को, आप दो स्टूडेंट्स को लूंगी, आपके दोनों के फूड हैबिट्स डिफरेंट होंगे, आपका फूड बिहेवियर डिफरेंट होगा बिकॉज योर इनकम. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ज्यादा इनकम होगी, सो आपके जो फूड हैबिट्स है वो वैसे ही होंगे. आप उन फूड्स को परचेज कर सकते हो एवरी डे पे जो दूसरा इंडिविजुअल नहीं कर सकता है. सो एज पर द इनकम फूड बिहेवियर वेरी हो जाता है. या अवेलेबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल हम किसी रीजन में रहते हैं जहाँ पे सिर्फ नेचुरल फूड्स अवेलेबल होते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स या पैक्ड फूड जो एक्सपोर्ट हो गए होते हैं डिफरेंट एरिया से, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं. सो उस वजह से आपका फूड बिहेवियर चेंज हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है. सो जब आप फिर दूसरे रीजन में जाते हो जहाँ पे वो सारी फूड्स आपको अवेलेबल होंगे, तो आपका जो बिहेवियर है वो चेंज, बिकॉज आप उसके साथ फैमिलियर नहीं थे, आपने उसको कभी कंज्यूम नहीं किया, आपको पता ही नहीं होता ये होता क्या है. ठीक है, इससे भी आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है. एजुकेशन, स्पेशली न्यूट्रिशन एजुकेशन, स्किल्स, डिफरेंट कुकिंग मेथड्स है. अगर किसी जो भी हाउस में वाइफ है या जो ओनर होती है केटरिंग यूनिट की या रेस्टोरेंट की या होटल, वहाँ पे जो किचन है उसकी जो ओनर होती है, जो वहाँ पे कुक करता है या शेफ होता है, अगर उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी फूड की, न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं होगी, उसको स्किल नहीं होगा कैसे मैं इस फूड को ऐसे प्रेजेंट करूँ कि लोग जो है उन वो अट्रैक्ट हो जाए, वो इस फूड को एक्सेप्ट कर पाए, मैं उनकी डिमांड्स को फुलफिल कर सकूं, मैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मैं फुलफिल कर सकूं. ये सब पॉसिबल है जब एक इंडिविजुअल स्किल्ड होगा, वेल नॉलेज होगी उसको फूड के बारे में, कुकिंग के बारे में, या कैसे मैं टाइम को सेव करूं, कैसे मैं अपना टाइम बचाऊं, कैसे मैं इतने लिमिटेड टाइम में इतना सारा कुक करूं. ठीक है. सो ये सब इफेक्ट करता है फूड बिहेवियर पे. कल्चर, फैमिली, पियर्स एंड मील पैटर्न्स, ये भी आपने देखा होगा. डिफरेंट कल्चर या रिलीजन है, कुछ टैबूज है या मिथ है कि आप ये नहीं खा सकते हो, आप टोमेटो नहीं खा सकते हो अगर आपको जुकाम होगा, प्रेग्नेंट लेडी होगी तो आप पपाया नहीं खा सकती हो. ठीक है, ये मिथ है. आप फिश और दूध नहीं खा सकते हो.
سو آپ کو یہ پھر آپ فالو اپ کرنا ہے. اگر آپ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کی باڈی میں وہ سارے نیوٹرینٹس لیک ہو جاتے ہیں بیکاز آپ کو کلچر کو ایکسیپٹ کرنا ہے, آپ کی جو فیملی ہے, نارمز ہے, ریلیجن ہے, اس کو آپ کو دیکھنا ہے, وہ بھی آپ کو مائنڈ میں رکھنے ہیں. سو یہ بھی آپ کے فوڈ بیہیویئر کو چینج کرتا ہے, افیکٹ کرتا ہے. ایز سچ ایسا کچھ یہ سارے میتھس ہیں, ٹھیک ہے. اگر ایز پر ریسرچ ہم دیکھیں گے جو فش اینڈ ملک ہے, دیر از نو ڈس افیکٹ آف دا وین وی کنزیوم دس ٹو ان کمبینیشن. بٹ نو, یہ جنریشن ٹو جنریشن چلتا آ رہا ہے, نہیں یہ کانسیپٹ ہے, یہ میتھ ہے, یہ آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے بیکاز یو آر اے سوشل اینیمل. ٹھیک ہے, آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہو, آپ کو دیکھنا ہے جب آپ اسکول جاتے ہیں, اگر فار ایگزامپل آپ لیتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا اپنی سبلنگ میں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں رائس نہیں, چاول نہیں لوں گا, جیسے یہاں کشمیر میں مین ہمارا فوڈ ہے چاول. تو جب وہ لنچ میں لے, وہ کیونکہ وہ اپنے جو اس کے فرینڈس ہوتے ہیں, پیئر گروپس, وہ دیکھتے ہیں ان کے پاس ڈفرینٹ ڈفرینٹ فوڈ آئٹمس ہوتے ہیں لنچ میں. ٹھیک ہے, سو وہ گھر آ کے ماں کو کہتا ہے نہیں میں کل سے لنچ نہیں لوں گا, مجھے بھی یہ سب ہونا چاہیے, مجھے بھی وہ چیز ہونی چاہیے. سو یہ پیئر افیکٹ کرتا ہے. یا فیملی کیسی ہے آپ کے گھر میں, ٹھیک ہے, ممبرس کیسے, ان کی لائکس اینڈ ڈس لائکس کیا, تو اسی کے بیسس پہ وہاں میل بن جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا فوڈ بیہیویئر افیکٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا سم ٹائمز یو آر مینٹلی ڈسٹریس. ٹھیک ہے, as it has been observed that in some cases when the person is stressed, someone takes more food during stress but someone take less food during stress. It is a mechanism, due to mechanism جو ہماری باڈی کا میکانزم ہے. ایسا انڈیویجول ہوتا ہے جو زیادہ کھاتا ہے ڈیورنگ اسٹریس, لیکن کچھ انڈیویجولس ایسے ہوتے ہیں جن کی بھوک ہی نہیں ہوتی ہے ڈیورنگ اسٹریس. اٹ از ڈیو ٹو دا میکانزم آف دا باڈی. سو اس سے بھی آپ کا فوڈ بیہیویئر افیکٹ ہو جاتا ہے. Attitude, beliefs, and knowledge about food. So, your knowledge, your belief about the food, your attitude towards the food. So, all these factors affect your food behavior. It means if you believe that when you are suffering from the cold or when you are suffering from the sneezing or common fever, you're not taking the tomato, you're not taking the orange, as you believe that these foods may enhance your problem. But in reality, we should take these foods during this condition. ٹھیک ہے, ان ریئلٹی میں ہے کہ ہم we have to take vitamin C rich food during this condition. ٹھیک ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی اس کے ساتھ کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے. سو جب آپ کو کچھ بلیف, رانگ بلیف ہوگا اباؤٹ دا فوڈ, اس سے آپ کا فوڈ بیہیویئر افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نالج, بیکاز it is very important that you should have complete knowledge of the food. Then only your food behavior, your health will be in a good condition. ٹھیک ہے. So these are the factors by which your food behavior will get affected. So if you want to maintain your food behavior in a good way, you should avoid all these factors. Then only your behavior towards the food will be good. ٹھیک ہے. Now, there are some dietary guidelines which are recommended for the Indians. And what are they? Especially dietary guidelines are translation of a scientific knowledge on nutrients into specific dietary advice. جیسے ریسرچ ہوتی جاتی ہے, وہ کچھ فائنڈنگز آبزرو کرتے ہیں, پھر ان فائنڈنگز کو وہ پریزنٹ کرتے ہیں لوگوں کے لیے, سو دیٹ ان کو پتا چلے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. پھر ان فائنڈنگز کو ہم فالو اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی کو ہم کہتے ہیں گائیڈ لائن. They represent their recommended dietary allowance of nutrients in terms of diet that should be consumed by the population. جو گائیڈ لائنس ہوتی ہے, اس میں کیا ہوتی ہے, اگر ہم ان کو فالو اپ کریں گے, آپ کی جو نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کی فلفل ہو جائیں گی, آپ کا جو ہیلتھ ہے وہ مینٹین ہو جائے گا, آپ کی جو لائف سٹائل ہے وہ بھی ہیلدی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, فرام کنسیپشن ٹو
ओल्ड एज, बिकॉज ये गाइडलाइंस उस बेसिस पे बनाई गई होती है, जब इन्होंने रिसर्चर्स ने रिसर्च की, they observe, they find that there are some faulty guidelines which population are फॉलोइंग। सो फिर वो ऐसी गाइडलाइंस उन्होंने फ्रेम की सो दैट अगर उनको हम फॉलो अप करेंगे, उससे हमारी जो हेल्थ है वो हेल्दी रह जाएगी, हमारी डिजीज प्रिवेंट हो सकती है और हमारा लाइफ स्टाइल हेल्दी रह सकता है फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू डेथ। सो व्हाट आर दैट? Follow a healthy eating pattern across the lifespan. Throughout the life from conception to death, आपको eating pattern healthy follow up करना चाहिए। Eating patterns क्या होते हैं? They are combination of food and drinks that a person eats over time. चाहे food है, solid food है या drinks है, उसको आपको healthy follow up करना है। Focus, give more focus on variety of food, nutrient dense food and amount को हमें कंट्रोल करना है, बिकॉज अगर कोई भी फूड आपने एक्सेस में कंज्यूम किया, उसकी वजह से आपकी जो वेट है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। लिमिट कैलोरीज फ्रॉम एडेड शुगर्स एंड सैचुरेटेड फैट्स एंड रिड्यूस सोडियम इनटेक। शिफ्ट टू healthier food and beverage choices. Support healthy eating patterns for all. Eat variety of foods to ensure a balanced diet, because balanced diet तब फुलफिल हम कर सकते हैं जब आप हर एक फूड ग्रुप में फूड आइटम्स कंज्यूम करेंगे, उससे आपकी डाइट में मील जो है वो वैरायटी में बन जाएगा और आपके सारे न्यूट्रिएंट्स फुलफिल हो जाएंगे। Ensure provision of extra food and health care to pregnant and lactating women, because pregnant और lactating women में हमें additional nutritional requirement होती है, so हमें ध्यान रखना है during these periods of life हमें इनको extra food provide करना है। Promote exclusive breastfeeding for 6 months and encourage breastfeeding till 2 years or as long as one can. सो हमें 6 मंथ्स तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करना है, आफ्टर 6 मंथ्स आपको उसको वीनिंग स्टार्ट करनी है और साइड बाय साइड उसको ब्रेस्ट फीडिंग भी देनी है टिल 2 इयर्स। 2 इयर्स के बाद आप उसको फिर ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करना है, सप्लीमेंट्री फीडिंग फिर उसको कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ चलता है। ठीक है। फीड होम बेस्ड सेमी सॉलिड फूड्स टू द इन्फेंट आफ्टर 6 मंथ्स। जब भी आप 6 मंथ्स के बाद बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हो सॉलिड फूड्स या जिसको हम कहते हैं वीनिंग, तो बेटर है घर पे कुछ बनाओ वो उसको दे दो, जो रेडीमेड इन्फेंट फूड्स है उसको अवॉइड करो। Ensure advocate and appropriate diet for children and adolescents, because ये rapid periods of life है both in health and sickness, चाहे वो healthy normal होंगे या बीमार होंगे, so इनका diet जो है वो good होना चाहिए in each and every nutrients. Eat plenty of fruits and vegetables as they are protective foods. Moderate use of edible oils and animal foods, because इसमें saturated fat होता है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में बैड लिपिड्स एनहांस हो जाते हैं। लेस यूज ऑफ घी, बटर, वनस्पति वनस्पति भी घी जैसी होती है बट ये चीफ होती है। अवॉइड ओवर रिएक्टिंग टू प्रिवेंट ओवरवेट एंड ओबेसिटी। ठीक है, इसको मेंटेन करना है बिकॉज ओवरवेट एंड ओबेसिटी जो है ये तब हो सकती है, तब चांस है एक इंडिविजुअल में होना जब वो एक्सेस में फूड लेता होगा। Exercise regularly and be physically active to maintain ideal body weight, because अगर आप physically active रहेंगे from early period of life till death, तो आपको क्या होगा ना, वेट आपका गेन हो जाएगा, ना आप में और कोई प्रॉब्लम होगी, आप स्ट्रांग रहेंगे, आपकी मसल स्ट्रांग हेल्दी रहेंगी और आपका वेट मेंटेन हो जाएगा। So next is restrict salt intake to minimum, otherwise you get hypertension. Ensure the use of safe and clean food, otherwise you get food infection or intoxication. Adapt right pre-cooking process and appropriate cooking methods. Drink plenty of water and take beverages in moderation. Minimize use of processed foods because they are rich in salt, sugar and fats. ठीक है, that is why you should avoid the consumption of processed foods. Include micronutrient rich foods in the diet of elderly people
to enable them to be fit and active. because elderly people जो है इनका टेस्ट फिर चेंज हो जाता है, तो अगर उनके डाइट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फुलफिल नहीं हो जाते तो उनको आपको ऐसे सप्लीमेंट्स देने चाहिए या माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच फूड ज़्यादा उनके डाइट में इंकॉर्पोरेट करना चाहिए, बिकॉज उनमें फिर फिजोलॉजिकल चेंजेस आ जाती है, उन वो मसल्स उनके वीक हो जाते हैं। सो इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच फूड्स इंकॉर्पोरेट करने चाहिए सो दैट they become fit and active. So these are the dietary guidelines which are recommended for the Indians, which we have to follow so that we can maintain our health, we can prevent our body from getting different nutritional deficiencies. Okay, so and we meet the nutritional requirements as per the condition of the individual. So it is better to follow these guidelines right from the early period of the life. Thank you so much.